Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर लिया था ना? यस सर। बिल्कुल, लास्ट टॉपिक मैंने आपको मेरे ख्याल से द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बेसिस पे आपको ये समझा दिया था द पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन क्या होती है। एंड आफ्टर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन हम लोगों ने फाइनली एक वैन डर वाल्स इक्वेशन का एक्सप्रेशन भी डिस्कस कर लिया था कि वैन डर वाल्स इक्वेशन और द रियल गैस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे एप्लीकेबल हो जाए, उसका एक्सप्रेशन देखा था। उसमें मैंने ए और बी वैन डर वाल्स कांस्टेंट उनका मीनिंग बता दिया था आपको। एंड वी इवन ट्राइड अ न्यूमेरिकल ओवर दैट। हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी इस पे कंप्लीट कर लिया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मेनली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन दो टाइप की गैसेस के बारे में बताया। आपको पता है कि टिल द प्रेशर इज लो एंड द टेम्परेचर इज हाई, जब तक लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है तब तक तो एवरी गैस कैन एग्जिबिट एन आइडियल बिहेवियर। हर गैस आइडियली बिहेव करती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन जैसे ही हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर देते हैं तो एट दीज कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर टू पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी बिकम्स इनएप्लीकेबल, जिसकी वजह से पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी हो जाता है। पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी होने का मतलब है Z नॉट इक्वल टू 1 हो जाता है। Z इज द रेशियो ऑफ पीवी अपॉन एनआरटी। और जब Z नॉट इक्वल टू 1 हो जाता है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज थी, either the Z would be less than 1 or it will be greater than 1. Z greater than 1 एग्जिबिट करता है पॉजिटिव डिविएशंस को और Z लेस देन 1 एग्जिबिट करता है नेगेटिव डिविएशन को। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब पीवी अपॉन एनआरटी का रेशियो ग्रेटर देन 1। पीवी अपॉन एनआरटी का रेशियो ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब पीवी ग्रेटर होगा, और पीवी ग्रेटर तब होता है व्हेन द गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड। हम गैसेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हम प्रेशर उन पे लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी वॉल्यूम में कंप्रेशन भी आना चाहिए। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी हो सकती हैं जिन पे आप प्रेशर तो बहुत ज्यादा लगाते हो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे थोड़ा सा कंप्रेशन इन वॉल्यूम एग्जिबिट होता है उनका, तो अल्टीमेटली पी ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन वॉल्यूम उतना कम नहीं होता, तो पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो द गैसेस व्हिच आर लेस कंप्रेसिबल, जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लाइक वैन डर वाल फोर्सेस H2O2 N2, ऐसी गैसेस पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करती हैं। नेगेटिव डिविएशन का मतलब है पीवी अपॉन एनआरटी लेस देन 1, यानी कि न्यूमरेटर बिकम्स लेस, पीवी छोटा हो गया। अब पीवी लेस कब हो जाएगा? जब हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, बट इवन वेरी स्लाइटली इंक्रीज प्रेशर वॉल्यूम ग्रेटली डिक्रीज हो जाती है। गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है, वॉल्यूम में इतना ज्यादा कंप्रेशन आ जाता है कि पी इंटू वी अल्टीमेटली लेस हो जाता है। और ऐसी गैसेस वो होती हैं जो बहुत इजीली लिक्विफाई करी जा सकती हैं, जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लाइक अमोनिया, HCl, SO2 एक्सेट्रा। तो बताइए सारा कुछ लास्ट क्लास वाला आपको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? प्रगति, सात्विक, सार्थक, अदिति, सब लोग, आशना, एवरीबॉडी, सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, मैंने आप लोगों को होमवर्क भेजा था, आप लोगों ने कर लिया? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए सब लोग एनसीईआरटी खोलिए, हम होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आज हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए तो विल स्टार्ट विद थर्मोडायनामिक्स, अदरवाइज देखते हैं कि क्वेश्चंस कितने हो पाते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए मैंने कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये दिए थे तीनों, 5, 6 एंड 7? Yes, sir. Yes, sir. 8 and 16 also. 8 and 16. 5, 6, 7, 8 एंड 16, बस ये, दैट्स इट? 5, Yes, sir. 6, 7, 8 एंड 16, 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। चलिए, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए किस किस को डाउट है, हैंड रेज करिए। जिन्होंने एक्चुअली में ट्राई करा बट आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हो पाया। इज देयर एनीबॉडी, किस किस को डाउट है? ओके मनन, एनीबॉडी एल्स? क्वेश्चन नंबर 5, एनीबॉडी जिसने भी अटेम्प्ट करा लेकिन डाउट था? अब वो लोग भी हैंड रेज कर दीजिए जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा है, वो अभी पढ़िए और बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आशना, अनन्या, अंशुल, अनुभव, आप चारों ने कर लिया? आशना, अनन्या, अंशुल, करा आप लोगों ने?
अच्छा चलिए, ऐसे नहीं पता चलेगा। अनुभव और मनन, एक सेकेंड हैंड लोअर करो अपना। वो लोग हैंड रेज करिए जिनके पास इस समय आंसर है, जिन्होंने कर लिया, वो लोग हैंड रेज करो। जिनके पास भी आंसर है, जिन्होंने कर लिया, वो लोग हैंड रेज करिए, मैं आंसर पूछूंगा सबसे। ओके, तो इन लोगों ने कर दिया, दैट मीन्स अनुष्का, अर्नव, वशिष्ठ, आस्था, अंशुल, दिव्यांशु, दर्शना, आप लोगों ने नहीं करा। नो सर। पार्थ, सार्थक, जूही, क्यों नहीं करा? एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैंने करा आई है। हैव डन। ओके, दर्शना आपने हैंड रेज नहीं करा ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। ओके जूही, सॉरी फॉर दैट। तनिष्क, आपने नहीं करा? लक्ष्य, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूं। मनन, आपको डाउट है ना? प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 degrees Celsius is found to be 2 bar. 1 ग्राम आइडियल गैस है, 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रेशर है 2 बार, ठीक है? एंड दैट इज गैस ए। गैस ए 1 ग्राम का प्रेशर है 2 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस, सही है? When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, जिस फ्लास्क में जिस टेम्परेचर पे गैस ए है, उसी फ्लास्क में उसी टेम्परेचर पे हमने 2 ग्राम ऑफ अनदर गैस बी इंट्रोड्यूस कर दी। नाउ द प्रेशर बिकम्स 3 बार। गैस बी हमने 2 ग्राम इंट्रोड्यूस करी, अब प्रेशर हो गया 3 बार। 2 बार पहले से था, एक नई गैस ऐड करने के बाद 3 बार प्रेशर हो गया, तो मनन जो हमने गैस अंदर डाली है उसका प्रेशर कितना रहा होगा? मनन, 2 बार प्रेशर पहले से था, हमने गैस बी और इंट्रोड्यूस कर दी, द टोटल प्रेशर बिकम्स 3 बार। तो गैस बी ने अपना कितना पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूट करा? सर 1 बार। 1 बार। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर सेम। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। देखिए मनन, ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एंड n इज द नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम फर्दर ओपन कर सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो pv इज इक्वल टू w अपॉन m इनटू r2। w इज गिवन मास एंड m इज मोलर मास, ठीक है? मनन, इसमें हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए m को उधर ले जाते हैं, p इंटू m अपॉन w इज इक्वल टू आर टी अपॉन v। ये मैंने, देखो R भी कांस्टेंट है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T वो बोल रहे हैं दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर पे सेम फ्लास्क में है, फ्लास्क भी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगी, तो ये साइड पूरी कांस्टेंट है। एंड इफ दिस इज कांस्टेंट तो हम दो गैसेस के लिए ये टर्म इक्वेट कर सकते हैं। हम दोनों गैसेस के लिए हम ये इक्वेट करेंगे, P1 M1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 M2 अपॉन W2। बताइए मनन, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी RT अपॉन V के बराबर है, ये भी RT अपॉन V के बराबर है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, अब बताइए गैस 1 का पार्शियल प्रेशर था 2 बार, मोलर मास हमें नहीं मालूम, लेट द मोलर मास बी Ma, गिवन मास था 1 इज इक्वल टू गैस 2 का प्रेशर था 1 बार इनटू मोलर मास इज Mb अपॉन 2 ग्राम। 2 ग्राम। ठीक है, अब आप मनन इसे सॉल्व करके देखो, ये तो डायरेक्टली आ रहा है, 2 इधर आ जाएगा, तो 4Ma is equal to Mb. This is the relationship between their molar masses. मनन बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। सब लोग नोट कर लीजिए जिन्होंने भी नहीं करा था, और जिन्होंने करा है ऐसे ही करा था। यस सर। Yes, sir.
So the molar mass of gas B is 4 times the molar mass of gas A. जैसे ही मनन नोट कर ले मुझे बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। पार्थ, आपको समझ में आ गया? आपने भी होमवर्क नहीं करा या कर लिया? यस सर। नो सर, मैंने क्वेश्चन 5 और 6 नहीं किए थे सर। अब आ गया समझ में? यस सर। सभी लोग हैंड्स लोअर कर लें। वो लोग हैंड रेज करिए जिन्हें क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 में किस किस को डाउट रहा? बस 3 स्टूडेंट्स को, तनिष्क, अनुराग एंड सृजन। सर कर लिया नोट। ओके, अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था तो हैंड रेज करिए सब लोग। प्रगति, आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया? यस सर। प्रगति बिल्कुल अपने आप करा या कहीं से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी? सर रिएक्शन गलत करी थी। ओके, तो रिएक्शन देखना पड़ा आपको बाद में। यस सर। चलिए, जय, अनन्या, आदित्य, अर्पित, आप लोगों को डाउट है? देखिए, मेन क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन, बट द थिंग इज दैट कि इक्वेशन क्या बनानी है, रिएक्शन क्या बनाना है, वो अपने आप नहीं पता चलेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर कहीं पहले से करा हुआ हो ये क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। द रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स, आपने ड्रेनेक्स का नाम सुना ही होगा, जैसे जितने भी टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं लाइक हार्पिक, लाइजॉल, वैसे ही ड्रेनेक्स भी होता है। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स contains small bits of aluminum which react with caustic soda to produce hydrogen. Caustic soda is NaOH. ड्रेन क्लीनर के अंदर एल्युमिनियम होता है और वो एल्युमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है। What volume of hydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.515 gram of aluminum reacts? देखो, ये एक स्टोइकियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। इफ यू ऑल रिमेंबर, जब बिल्कुल चैप्टर 1 करवाया था मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, तो उसमें मैंने स्टोइकियोमेट्री करवाई थी। स्टोइकियोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ये अप्लाई करते हैं। याद है सब लोगों को? यस सर। यस सर। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखिए, फर्स्ट वी नीड टू राइट एन इक्वेशन 2Al plus 2NaOH plus 2H2O will give 2NaAlO2 plus 3H2। ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स के अंदर एल्यूमिनियम होता है एंड दैट एल्यूमिनियम रिएक्ट विद aqueous solution of alkali, aqueous solution of caustic soda to produce 3 moles of hydrogen। ठीक है, आप लोगों को पता है at STP, अगर हम at STP की बात करें तो 1 mole of any gas contain 22.4 liters। सब लोगों को मालूम है 1 mole is 22.4 लीटर? यस सर। यस सर। तो देखो at STP, पहले आप ध्यान से देखो, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 मोल्स हाइड्रोजन। 2 मोल एल्युमिनियम के प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल एल्युमिनियम का मतलब है 2 into 27 ग्राम, बिकॉज एक एल्युमिनियम का मोलर मास होता है 27, तो 2 मोल का हो जाएगा 2 into 27 ग्राम। प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है 3 into 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। बताइए, ये समझ में आया? Yes, सब लोग sir. बताओ। तनेश, सात्विक, अदिति, जिनका हैंड रेज्ड है, उन्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो गया 54 ग्राम। 54 ग्राम प्रोड्यूसेस 3 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। तो इफ 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है 3 into 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन,
तो क्वेश्चन में पूछा गया है 0.15 ग्राम एल्युमिनियम कितना प्रोड्यूस करेगा, 3 इंटू 22.4 लीटर अपॉन 54 इंटू 0.15 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले तो स्टेप 1 इतना नोट करो और इसे सॉल्व करके मुझे बताओ क्या है। अभी ये पूरा आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अभी हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम एसटीपी पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं कितनी आ रही है। सब लोग कैलकुलेट करो, और किसी के पास ऑलरेडी इसका आंसर है तो लेट मी नो। ओके, मनन सेज 186.7 ml ऑफ H2। तो इसका मतलब अगर आप लीटर में निकालेंगे तो 0.1867 लीटर्स, यानी कि 186.7 ml H2 एट एसटीपी। पहले सब लोग यहां तक नोट कर लो और बताइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कर लिया या नहीं करा, यहां तक स्टेप 1 समझ में आया? यस सर। लेकिन आपने देखा कि हमने स्टेप 1 में 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन कैलकुलेट तो कर ली, लेकिन ये हाइड्रोजन की वॉल्यूम हमने एसटीपी पे कैलकुलेट करी है, जबकि हमसे उसे 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे पूछा गया है। हमसे एसटीपी पे नहीं पूछा गया, हमसे तो 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार पे पूछा गया है। हमने अभी किसी और कंडीशन पे निकाली है, हम इसे दूसरी कंडीशन पे कन्वर्ट करें। तो स्टेप 2 ये इरेज कर दो। बताइए ऊपर का सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। Step 2 में we will apply the combined gas equation. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. ये STP की कंडीशंस हैं, P1 V1 upon T1, और ये गिवन कंडीशंस। अब इनमें वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे। देखिए हमने जो अभी वैल्यू एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर इनटू वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करी 186.7 ml अपॉन एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। वैसे तो 273.15 होती है पूरी वैल्यू, बट आप 273 भी ले सकते हो। इज इक्वल टू, हमें किस प्रेशर पे निकालने को बोला गया है, सब लोग बताइए। बोलो, किस प्रेशर पे हमें वॉल्यूम निकालनी है? 1 बार। 1 बार। 1 बार। 1 बार। ये याद रखिएगा, 1 बार is equal to 1.01325 एटमॉस्फेयर। 1 बार, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार के बराबर होता है, और 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। अगर आपने इधर एटमॉस्फेयर रखा है ना, तो उधर भी एटमॉस्फेयर ही रखना पड़ेगा। तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर, ये याद रखिएगा आगे के लिए भी। 0.987 एटमॉस्फेयर इंटू V2 हमें कैलकुलेट करना है, और T2 हमें दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 293 केल्विन। अब ये सॉल्व करना है अपने V2 के लिए, जो भी V2 आएगा वही हमारा आंसर होगा। सब लोग नोट करिए और मुझे बताइए V2 क्या है।
किसी का भी आ जाए तो बताइएगा। ओके, पार्थ एंड चिराग आप लोगों ने आंसर दे दिया। ml। अब मुझे ये बताइए, क्या सब लोगों को समझ में भी आ गया कि नहीं आ गया? अनन्या शर्मा, आस्था, अर्नव, अनुष्का, क्लियर है? Yes, sir. जूही आपने कर रखा था ये, जय आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको 7th भी दिया था ना? Yes, sir. Yes, sir. हैंड रेज करिए किसको डाउट है। What will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 grams of methane and 4.4 grams of CO2 contained in 9 decimeter cube flask at 27 degrees Celsius? क्या आप में से किसी को भी डाउट है? टेल मी वेरी फ्रैंकली, हेजिटेट मत करिए, बिल्कुल फ्रैंकली बताइए अगर किसी को भी डाउट। दोनों टाइप के लोग हैंड रेज करो, जिनको डाउट है वो भी और जिन्होंने नहीं करा वो भी। देखो एक बार क्वेश्चन ध्यान से सब लोग धीरे धीरे पढ़ो। अर्नव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। What will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 grams of methane and 4.4 grams of CO2 contained in 9 decimeter cube flask at 27 degrees Celsius? एक ही फ्लास्क है 9 डेसीमीटर क्यूब का, उसमें हमने दो गैसेस मीथेन और CO2 को एक साथ मिक्स कर दिया, हमें उसका टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। आप सब लोगों को मालूम है अर्नब, मुझे बताइए क्या नंबर ऑफ मोल्स एडिटिव इन नेचर होते हैं? क्या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स? Sir, can you repeat? क्या हम नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर सकते हैं? CO2 के मोल्स प्लस मीथेन के मोल्स इज इक्वल टू टोटल मिक्सचर के मोल्स। Yes, sir. ठीक है ना? तो देखिए 5.7 प्रेशर इज इक्वल टू या PV इज इक्वल टू nRT होता है, where n इज द नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर हमारे पास एक ही कंटेनर के अंदर दो गैसेज हैं तो क्या हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू RT। सब लोग बताओ ये समझ में आया फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है मीथेन का? 3.2। मीथेन होता है CH4, तो इसका मोलर मास होगा 16। इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास दे रखा है 4.4, मोलर मास होता है 44। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके सम टोटल बताओ कितना आएगा एवरीबॉडी? 0.3. 0.3. ठीक है, तो 0.3 सम टोटल आ गया। नीचे का 0.1 आ रहा है, ऊपर का 0.2 आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, इंटू R इंटू T। अब देखो प्रेशर हमें निकालना है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है? वॉल्यूम दे रखी है 9 डेसीमीटर क्यूब। या तो आप डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप R भी डेसीमीटर क्यूब वाला ही रख लो। अब देखिए डेसीमीटर क्यूब वाला R आपको, जो मैंने आपको 16th क्वेश्चन दिया था ना पेलोड वाला, उस 16th क्वेश्चन में देखिए R की वैल्यू क्या दे रखी है नीचे? 0.083.
आप सीधे वो यूज कर सकते हो क्योंकि वो डेसीमीटर क्यूब में है। तो 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300। ये सॉल्व करना है प्रेशर के लिए। तो प्रेशर इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 9। बताओ किसी के पास आंसर है, क्या आएगा? 0.8318। नहीं, ये तो बार में आएगा ना क्योंकि हमने आर बार वाला यूज करा है। जो हमने आर की वैल्यू यूज करी है क्वेश्चन नंबर 16 से, वो बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल है। सो दैट्स व्हाई दिस आंसर विल कम इन बार। बताइए ये क्या आ रहा है? जिन्होंने किसी ने भी ऐसे सॉल्व करा है वो बताओ, नहीं करा तो अभी करके बताओ। 0.83 बार। 0.83. Yes, sir. ओके, 0.83 बार। सो दिस इज द आंसर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? दिस इज द टोटल प्रेशर, पी टोटल। सब लोगों को समझ में आया? या नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, क्या आप में से किसी ने ऐसे करा था कि प्रेशर ऑफ मीथेन अलग निकाला, प्रेशर ऑफ CO2 अलग निकाला, फिर दोनों को ऐड करा? No, sir. ऐसे ही करा था प्रगति? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो टोटल प्रेशर है 0.83 बार। सब लोगों को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 भी आप बता रहे हो, मैंने दिया था। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द gaseous mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2 liters of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel at 27 degrees Celsius? किस किस को डाउट है? हैंड रेज करो वो लोग जिनको क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट। अनुराग, आपको डाउट है? एनीबडी एल्स? चलिए अनुराग देखिए, what will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 bar and 2 liter of oxygen at 0.7 bar are introduced in a 1 liter vessel? सबसे पहले हम हाइड्रोजन, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ प्रेशर हाइड्रोजन का कितना दे रखा है फॉर हाइड्रोजन? P1 और V1 कितना दे रखा है? V1 0.5 liters. P1 0.8. 0.5 लीटर और 0.8 बार, 0.8 बार एंड 0.5 लीटर। सिमिलरली फॉर दूसरी गैस क्या दे रखी है? दूसरी गैस दे रखी है डाइऑक्सीजन, और उसके लिए P1 और V1 कितना कितना दे रखा है? P1 दे रखा है 0.7 बार एंड 2 लीटर्स। ध्यान से सुनना डोडाग, हमने इस गैस को भी 1 लीटर के एक वेसल में ट्रांसफर कर दिया, इस गैस को भी 1 लीटर के वेसल में ट्रांसफर कर दिया, फिर उस वेसल में टोटल प्रेशर मिक्सचर का कितना हो गया वो पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम इंडिविजुअली इस गैस के ऊपर हम ये पता लगाएंगे, अभी तो ये इतनी वॉल्यूम पे इतना प्रेशर है, लेकिन जब हम इसे 1 लीटर वेसल में ट्रांसफर कर देंगे तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? पहले वी विल अप्लाई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर हाइड्रोजन। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन का P2 पता लगाएंगे। P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2, यानी कि P1 V1 0.8 इंटू 0.5 अपॉन 1 लीटर। 1 लीटर के वेसल में हमने ट्रांसफर करा। अनुराग समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, इसी तरह से P2 हम इसका भी पता लगाएंगे, P1 V1 अपॉन V2 एंड दैट वुड बी 0.7 इंटू 2 अपॉन 1। इसको भी हमने 1 लीटर के वेसल में ही ट्रांसफर करा है। हाँ यस, 1 लीटर के एक कॉमन वेसल में हमने दोनों को ट्रांसफर करा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया?
So 0.4 bar. So 0.4. 4 या 0.4? 4 हाँ आएगा। सॉरी 4 आएगा 40 ठीक है 0.4 0.4 बार और ये आ गया 1.4 बार है ना। तो बस टोटल प्रेशर हो गया P total is equal to P2 for hydrogen and P2 for ऑक्सीजन ऐड कर दो 0.4 प्लस 1.4 is equal to 1.8 बार। यही आ रहा था आंसर आप लोगों का। Yes, sir. अनुराग समझ में आया? Yes, sir. ओके आप कौन सा क्वेश्चन बचा बस 16? Yes, sir. ये था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। किस किसने कर रखा है या छोड़ो किसको डाउट है वो हैंड रेस, डाउट वाले लोग हैंड रेस करें। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। देखिए पूरा क्वेश्चन हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा रहेगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में नोट मत करना, जब पूरा हो जाए या जब मैं बोलूं तभी नोट करना। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए 16। Payload is defined as the difference between the mass of the displaced air and mass of the balloon. Calculate the payload when a balloon of radius 10 meter, mass 100 kg is filled with helium at 1.66 bar at 27 degrees Celsius. आप देख रहे हैं बैलून का रेडियस 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर यानी कि 20 मीटर का डायमीटर हो गया, और खाली बैलून का मास, एम्प्टी बैलून का मास 100 केजी। ये कोई टॉय बैलून नहीं है जिसे बच्चे खेलते हैं, दिस इज अ वेदर बैलून, बड़े बड़े पैराशूट की तरह बहुत बड़ा वेदर बैलून है जिसके अंदर हीलियम भरी हुई। ठीक है, अब पेलोड का मतलब मैं आपको समझा दूं, पहले फॉर्मूला देखिए। पेलोड इज मास ऑफ displaced air minus mass of filled balloon। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर का क्या मतलब है वो ध्यान से सुनो। देखो ध्यान से समझना, मेरे आसपास यहां पे इस समय एयर है, ये खाली जगह जो मेरे सामने है यहाँ पे एयर है, वैक्यूम तो नहीं है। ठीक है, अब सब लोग बताइए, एवरी मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मानते हो हर मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने अपने सामने एक पेपर वेट होल्ड कर रखा है, अगर मैंने इस समय यहाँ पे एक पेपर वेट होल्ड कर रखा है, तो क्या आप ये मानते हो कि इस पेपर वेट ने अपने लिए जगह बनाने के लिए उतनी ही वॉल्यूम की एयर को पहले अपनी जगह से हटाया होगा, फिर पेपर वेट उसकी जगह पे आया होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई इस समय यहाँ पे एक ही चीज हो सकती है, या तो पेपर वेट हो सकता है या एयर हो सकती है। पहले जब पेपर वेट नहीं था तो एयर थी, यहाँ पे एयर को हटाया, पेपर वेट खुद आ गया। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट पहले एयर को डिस्प्लेस करता है फिर खुद उसकी जगह पे आता है। ठीक है, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस हुई? क्या हम ये कह सकते हैं जितनी वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट की है उतनी ही वॉल्यूम इसने एयर को डिस्प्लेस करा होगा? Yes, sir. जितनी वॉल्यूम इसकी है उतनी वॉल्यूम की एयर उसने डिस्प्लेस कर दी होगी और खुद वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो अगर कहीं पे एक बैलून है बड़ा सा, तो जो बैलून की वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस भी कर रखी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हमें करना क्या है। देखो हमें अल्टीमेटली ये कैलकुलेट करना है पेलोड, जो होता है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ फिल्ड बैलून। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो क्या मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर की जगह आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर।
वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इनटू डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ फिल्ड बैलून होगा मास ऑफ एम्प्टी बैलून प्लस मास ऑफ हीलियम इनसाइड इट। बताइए आपको ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का सब लोगों को, एवरीबॉडी, ये इसके बाद ये Yes, फॉर्मूला sir. समझ में आ गया? Yes, ठीक है। sir. अब हम ये चारों चीजें एक एक करके कैलकुलेट करें। हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालना है, डेंसिटी हमें दे रखी है, मास ऑफ एम्प्टी बैलून भी हमें दे रखा है, मास ऑफ हीलियम निकालना है। तो बेसिकली हमें एक तो ये सॉल्व करना है मास ऑफ हीलियम, और एक हमें ये सॉल्व करना है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। बट वी नो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून। बैलून की वॉल्यूम ही तो डिस्प्लेस्ड एयर की वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो हम बेसिकली स्टेप 1 में, देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में वॉल्यूम ऑफ बैलून, क्योंकि एक स्फेरिकल बैलून है तो वॉल्यूम ऑफ बैलून हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10 मीटर का होल क्यूब। अब सब लोग मुझे ये स्टेप सॉल्व करके बताओ। पहले इतना नोट कर लो, नोट करिए यहां तक, इसके नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे मैं वैल्यूज रखूंगा हर चीज की और फिर हम उसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। यहां तक नोट करो और उसके बाद स्टेप 1 सॉल्व करके मुझे बताइए। करा है किसी ने? Sir, 4.1 into 10 to the power 3. 4.1 into 10 to the power 3. Okay, but we need an exact answer 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करके। सो चिराग ने आंसर दिया 4190.5। ओके, तो ये आ गया 4190.5 मीटर क्यूब, बिकॉज 10 मीटर हमने रखा था। तो ये हमारी वॉल्यूम ऑफ बैलून आ गई, और क्या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बैलून ही वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर के बराबर होगी? बताइए। Yes, sir. तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। लेट मी राइट इट इन रेड, 4190.5 मीटर क्यूब, ये आ गया हमारे पास, इनटू डेंसिटी ऑफ एयर क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 1.2. 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये वाला पार्ट तो आ गया हमारा, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। माइनस मास ऑफ एम्प्टी बैलून 100 kg दे रखा है, प्लस ये पोर्शन और निकालना रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं सेपरेटली। 100 kg, देखो स्टेप 2, सब लोग देखिएगा बोर्ड पे। देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है,
PV इज इक्वल टू N को हम ओपन करते हैं W अपॉन M इंटू RT, ठीक है। W निकालना है हमें, गिवन मास, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ हीलियम। तो देखो W की टर्म्स में फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू, या मास इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम, जिसे हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो जाएगा P इंटू V इंटू M अपॉन RT, P इंटू V इंटू M अपॉन R इंटू T। प्रेशर कितना दे रखा है हीलियम का? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? हीलियम के ऊपर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो बैलून के अंदर हीलियम भरी हुई और हीलियम के ऊपर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हैं। एन को हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लिया और हमें गिवन मास ऑफ हीलियम ही तो निकालना है। तो W की जगह हमने W की टर्म्स में फॉर्मूला आ गया, ये M उधर चला गया और RT नीचे आ गया। पहले तो बताओ ये फॉर्मूला सबको समझ में आया मास ऑफ हीलियम के लिए? Yes, sir. मास ऑफ हीलियम में हमने प्रेशर रखा 1.66 बार। कोई मुझे बता सकता है वॉल्यूम क्या रखेंगे? क्या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून? बैलून की वॉल्यूम के बराबर ही तो हीलियम की वॉल्यूम होगी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, बिकॉज sir. गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो हीलियम की वॉल्यूम दे रखी है हमें 4190.5 मीटर क्यूब। अब ये देखना पड़ेगा यूनिट, आपको आर कौन सी यूनिट में दे रखा है यहाँ पे? Commerce without commerce. वो हाँ जी, अच्छा है। अच्छा बताइए, आर यहाँ पे दे रखा है डेसीमीटर क्यूब में, तो आपको मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप करेंगे 4190.5। आपको नजर आ रहा है? मैं थोड़ा सा और इधर लिख दूं। प्रेशर है 1.66 बार, वॉल्यूम होगी 4190.5 इंटू 10⁻³ डेसीमीटर, मीटर क्यूब को डेसीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा इनटू मोलर मास। बताओ मोलर मास ऑफ हीलियम क्या रखेंगे? कोई मुझे बता सकता है? 4. नहीं 4 तो लेकिन ग्राम है, हमें केजी में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे केजी है। तो 4 इंटू 10⁻³ केजी, ठीक है। 4 इंटू 10⁻³ क्यों करा, समझ गए? Yes, sir. और आर की गिवन वैल्यू रख दो 0.083। मैं यूनिट साथ साथ में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्या एट द एंड पता चल जाए यूनिट क्या बचेगी, 0.083। और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27,300। आर की यूनिट्स चेक करिए, सारी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ केजी बचेगा लास्ट में। केजी में आंसर आएगा। सब लोग इसे सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। और कोई भी वैल्यू अगर नहीं समझ में आई है तो लेट मी नो। सब लोग बिल्कुल फ्रैंकली बताइए। प्रगति, जूही, चिराग, अनन्या, अर्पित, कोई वैल्यू ऐसी जो नहीं समझ में आई आपको? No, sir. No, sir. चलिए ठीक है, तो इसे सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आ रहा है।
आप सभी स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल के हैं, क्या आप में से किसी को अपने क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स की डेट का कुछ आइडिया है? फरवरी में होंगे कि मार्च में? सर सर मार्च। सभी लोगों सर के मार्च फेब्रवरी में? मिड में होंगे। सर Who said फेब्रुअरी। this? फरवरी मिड में? सर मैंने 21st से आई थिंक। आपको डेट शीट आ गई? यस सर। कौन सा स्कूल? सर सेंट कोलम्बास। ओके। सर मेरे स्कूल का भी कुछ ऐसा ही है, लाइक मिड ऑफ फरवरी में बोल रहे हैं वो स्टार्ट कर देंगे पेपर। सर Final मेरे exam. 15 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। डीएलएफ ना? डीएलएफ ना? यस सार्थक सर, डीएलएफ? DLF, यस सर। ओके। सार्थक अभी कितना हो गया आपके स्कूल में सिलेबस? सर अभी लाइक थोड़े से चैप्टर्स रह रहे हैं, पर ना वो बहुत जैसे जल्दी जल्दी करा रहे हैं, जैसे अभी हाइड्रोकार्बन फर्स्ट रह बुक रहा हो है। गई कंप्लीट? फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई? नहीं सर, थोड़ा बहुत लाइक दोनों बुक में से एक दो चैप्टर अभी रह रहे हैं। जैसे इक्विलिब्रियम रह रहा है अभी, हाइड्रोकार्बन्स रह रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी रह रहा है। और एस ब्लॉक? एस ब्लॉक हो गया, आज खत्म करा है हमने। चलिए ठीक है। सो फिर मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी अब आपकी जल्दी जल्दी करवाने के लिए। चलिए ठीक है। ये बताइए क्या आंसर आ रहा है? किसी का नहीं हुआ? क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी देर लगा दी आपने। ओके, आप मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सभी का आंसर 111.7.45 के आसपास आ रहा है। ओके, सो 111.7.5 kg फाइनल आंसर आ रहा है। फाइनल आंसर मतलब मास ऑफ हीलियम। सो अब देखिए 111.7.5 kg। अब नाउ सॉल्व इट। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, पेलोड निकाल के मुझे फाइनल आंसर बताइए सब लोग, एवरीबॉडी।
अंशुली आपने कौन सा आंसर भेजा है? तो बिल्कुल गलत है, 6046। किस चीज का आंसर भेजा है? इज इट द फाइनल आंसर अंशुल? यस सर, वो ऊपर वाली कैलकुलेशन का आंसर है सर। नहीं नहीं, आप पहले अंशुल मुझे ये बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया आपका? और कोई भी बताइए क्या आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। Sir, 5028.60. माइनस 1217.5. So this should be the answer. 3811.1. So that was a bit lengthy question, लेकिन एक बार अगर आपने पहले कर रखा है ना ये क्वेश्चन, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट और आप इसे डेफिनेटली कर लेंगे। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस बैक एक्सरसाइज में से दो क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, एक तो ये वाला पेलोड वाला, और एक ड्रेनेक्स वाला जो हमने क्वेश्चन करा था, वो भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। देखिए, ये तो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करवाए, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस करे हैं करने, तो आपको वो भी हैं, तो आप सारे ही क्वेश्चंस कर लीजिएगा रिमेनिंग, और कोई डाउट हो तो मुझे अलग से बताइएगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 3-4 मिनट दे देता हूं। तो सब लोग बुक क्लोज कर दीजिए। नाउ अगली हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक्स। सब लोगों को ये पेलोड वाला क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Let's move on to thermodynamics. Thermodynamics सिंपल चैप्टर है, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल चैप्टर इज वेरी सिंपल। लेट मी फर्स्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑल अबाउट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? देखो, ये जो वर्ड है ना थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। थर्मो मींस हीट या एनर्जी बेसिकली, एंड डायनामिक्स मतलब मोशन। स्टैटिक और डायनामिक दो टर्म्स आपने सुनी होंगी। स्टैटिक बोलते हैं एक रुकी हुई चीज को, एक स्टिल और स्टैग्नेंट चीज को, और डायनामिक का मतलब है व्हेन समथिंग इन मोशन। थर्मोडायनेमिक्स मतलब द मोशन ऑफ हीट, द मोशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इसका भी क्या मतलब है, मोशन ऑफ हीट, मोशन ऑफ एनर्जी? बेसिकली इस चैप्टर में वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि आपने देखा होगा कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, उनके होते वक्त एनर्जी लिबरेट होती है। कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, उनके होते वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाई डिफरेंट रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी वेरिएशंस। अलग अलग रिएक्शन अलग अलग एनर्जी वेरिएशंस के साथ क्यों प्रोसीड करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ में एनर्जी रिलीज होती है, कुछ में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? सब कुछ एक जैसा ही क्यों नहीं होता? ठीक है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स दिस एनर्जी? ये एनर्जी का रिलीज होना या एब्जॉर्ब होना डिपेंड किस चीज पे करता है? और अगर रिलीज होती भी है, मान लीजिए देयर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें 50 जूल ऑफ एनर्जी मान लीजिए रिलीज हुई, तो फिर सब में ही 50 क्यों नहीं रिलीज होती? किसी में 50 रिलीज होती है, किसी में 200 रिलीज होती है, सब में अलग अलग रिलीज होती है। ऐसे ही जिसमें एब्जॉर्ब होती है उसमें अलग अलग एब्जॉर्ब होती है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है एवरीथिंग। वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी, द मोशन ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये एनर्जी चेंजेस क्यों होते हैं और किन फैक्टर्स पे ये एनर्जी चेंजेस डिपेंड करते हैं। So we are supposed to study everything about these energy changes that takes place during a reaction. समझ रहे हो आप क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? Yes, sir. मीनिंग लिखो इसका, थर्मोडायनेमिक्स का। In thermodynamics, we are supposed to study about. In thermodynamics, we are supposed to study about
we are supposed to study about the energy changes, that occur during any physical or chemical process, during any physical and chemical process. एक लाइन और लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the whole concept of thermodynamics rests upon the three laws of thermodynamics, rest upon the three laws of thermodynamics. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि अलग अलग रिएक्शन अलग अलग एनर्जी चेंजेस के साथ क्यों होते हैं, ये एनर्जी चेंजेस होते ही क्यों हैं किसी भी रिएक्शन में, और इन एनर्जी चेंजेस का जो मैग्नीट्यूड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझना है ना एनर्जी चेंजेस वाला, तो आपको 3 लॉज पढ़नी पड़ेगी। दिस होल चैप्टर इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन 3 लॉज, जिन्हें हम सिंपली बोलते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम ये तीनों लॉज एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा डिवोट जो हम टाइम डिवोट करेंगे ना वो करेंगे फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ इज अ वेरी डिटेल्ड लॉ, ठीक है। फिर सेकंड लॉ को हम थोड़ा शॉर्ट पे पढ़ेंगे, छोटी ही लॉ है, और थर्ड लॉ की तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है आपने और कुछ नहीं पढ़ना। थर्ड लॉ की डिटेल्स आपको क्लास 12th में करवाई जाएंगे, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन करेंगे। तो मेन फोकस हमारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे रहेगा। ये लॉज हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज चैप्टर को। आज आप लोग इतना ही कर लीजिए, ओके। Okay, sir. Good evening. गुड sir. इवनिंग Good एवरीवन। Thank you, sir. evening. Excuse me, sir. यस, आप हाइड्रोकार्बन्स की लेक्चर्स भेज सकते हो सर? हाँ मैं अभी भेजता हूँ आपको, आपने मेरे को पहले भी बोला था, मैं अभी सेंड करता हूँ। ओके, थैंक यू सर।